Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Understand Law। टैक्सेशन लॉ सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि हर सिटीजन और कॉमर्स स्टूडेंट की रियल लाइफ नीड है। इस सीरीज में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लीगल प्रोविजन को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। एक वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेलफेयर ऑफ सिटीजन। वेलफेयर एज इन मैटर्स ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर डेवलपमेंट नीड्स। और इन सबको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू, और टैक्सेशन गवर्नमेंट का प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टू फुलफिल पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर। और टैक्सेस की अगर हम नेचर की बात करें तो टैक्सेस कंपलसरी नेचर के होते हैं, क्योंकि अगर हम टैक्सेस वॉलंटरली पे करे जाते तो कोई भी अपनी हार्ड अर्नड मनी में से गवर्नमेंट को टैक्सेस ना देता। टैक्सेस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस जिनका इंसिडेंट और इम्पैक्ट सेम पर्सन पे फॉल करता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका इंसिडेंट और इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन्स पे फॉल करता है। अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस वही पर्सन पे करेगा जिस पे उसका बर्डन है, दैट इज इम्पैक्ट और इंसिडेंट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कोई और करता है लेकिन उसका इम्पैक्ट या बर्डन जो है वो किसी और पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि पिंचेस द टैक्स पेयर, और जो टैक्स पेयर है जिस पे इंसिडेंस है उसी पे इम्पैक्ट है और वही उसका बर्डन बेयर कर रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करी और उन पे टैक्स लगा, ठीक है, उसने वो टैक्स पे किया, लेकिन अल्टीमेटली उन टैक्स की पेमेंट जो है वो कंज्यूमर से रिकवर कर रहा है, तो जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्सेस है ये लेविट करे जाते हैं इनकम पे, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये लेविट करे जाते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि जीएसटी और कस्टम्स भी। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, मीनिंग कि जितनी जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उतना उसको टैक्स ज़्यादा पे करना होगा। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल ये गुड्स पे लगाए जाते हैं, तो अगर आप एक गुड परचेज कर रहे हो तो मान लो उस पर 10% टैक्स है, तब भी आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 10 गुड्स परचेज कर रहे हो तब भी आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब टैक्स जो है वो सेम रहता है, रिग्रेसिव नेचर का होता है, वेयर एज जो डायरेक्ट टैक्सेस है ये प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 ये कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मीनिंग जिसको लॉ या स्टैट्यूट अथॉरिटी दी है टैक्सेस कलेक्ट करने की, सिर्फ वही टैक्सेस को लेवे या कलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7 में जो लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, उनमें भी टैक्सेस के कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। जैसे कि लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 ये बोलती है कि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी। और लिस्ट 2 एंट्री 46 बोलती है कि टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस लेवी और कलेक्ट करे जाते हैं बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और वहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं उनको लेवी और कलेक्ट करा जाता है बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये दोनों फॉल करते हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच फर्दर फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर हम इनकम टैक्स के सोर्सेज की बात करें तो फर्स्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो इफेक्ट में आया था फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। इसमें 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं।
and this act contain provision for determination of taxable income, determination of tax liability, procedure for assessment, appeals, penalties, prosecution, and powers and duties of income tax authorities. नेक्स्ट सोर्स हमारे पास है फाइनेंस एक्ट, जो एनुअल अमेंडमेंट्स होती हैं। हर साल पार्लियामेंट में बजट और फाइनेंस बिल प्रेजेंट करे जाते हैं बाय फाइनेंस मिनिस्टर, और ये बिल कंटेन करते हैं वेरियस अमेंडमेंट विच आर सॉट टू बी मेड इन द एरियाज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब इन फाइनेंस बिल को दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट एसेंट मिल जाती है तो ये बन जाते हैं फाइनेंस एक्ट। इससे फिर फर्दर इनकम टैक्स के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स 1962। बेसिकली इनकम टैक्स सेक्शन 295 ऑफ एक्ट ये बोलता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है विद नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, और इससे ही रूल्स सबसे पहले बनाए गए थे 1962 में। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, जिसके द्वारा कोई भी रूल्स सर्कुलेशंस के द्वारा बेसिकली जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है वो कोई भी रूल्स बना सकती है या कोई भी गाइडलाइंस बना सकती है, और इनको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ लॉ है जुडिशियल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था किसी पर्टिकुलर टैक्स के मैटर में, तो उसको एज अ लॉ कंसीडर किया जाएगा जब तक पार्लियामेंट ने उस इशू पे लॉ नहीं बनाए, और ये डिसीजन बाइंडिंग होगा ऑन ऑल द कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, असेसी, सभी पे ये बाइंडिंग रहता है। नेक्स्ट वी हैव कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में दिया गया है, जो बोलता है कि प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर है उसका इमीडिएटली पहले का फाइनेंशियल ईयर को जो फाइनेंशियल ईयर है वो प्रीवियस ईयर होगा। सिंपल रूल है, जो इनकम अर्नड होगी प्रीवियस ईयर में उसको असेस या टैक्स्ड या टैक्सेशन के लिए असेस करा जाएगा इन द नेक्स्ट ईयर, और वो नेक्स्ट ईयर होता है हमारा असेसमेंट ईयर। सिंपली द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच द इनकम इज असेस्ड इज नोन एज असेसमेंट ईयर। और वहीं अगर कोई और ये जो प्रीवियस ईयर होता है ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च बेसिकली फाइनेंशियल ईयर ही होता है, लेकिन अगर कोई न्यू बिजनेस सेटअप हो रहा है तो जिस डेट से वो सेटअप होगा वहाँ से उसका प्रीवियस ईयर बिगिन होगा और प्रीवियस ईयर एंड होगा ऑन 31 मार्च ऑफ द सेड प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट है असेसमेंट ईयर विच इज़ गिवन इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, जो बोलता है कि असेसमेंट ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। सो इन दोनों को अगर हम समझें तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक जो भी आपने इनकम अर्न करी इस फाइनेंशियल ईयर में, इसको हम कहेंगे प्रीवियस ईयर, और इस जो भी यहाँ पे इनकम अर्न करी है इसको टैक्स लगेगा इन द असेसमेंट ईयर जो उसका नेक्स्ट ईयर होगा, दैट इज फ्रॉम अप्रैल 2026 टू मार्च 2027। ये यहाँ पे हम टैक्स पे करेंगे। इस साल में हम इनकम अर्न करेंगे और उससे नेक्स्ट साल में हम टैक्स पे करेंगे। इसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर और इसे बोला जाएगा असेसमेंट ईयर। Next we have subjects of tax, which is person and assessee. Person is defined in section 2 subsection 31 of Income Tax Act. It says that person includes individual, Hindu undivided family, a company, a firm including a limited liability partnership, association of person, body of individual, local authorities जिसमें हमारी पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड ये सभी आ जाएंगे, और artificial judicial person. Alright, now tell me in the comment section what is the difference between body of individual, association of person and limited liability partnership.
एंड असेसी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। और ये सेक्शन कहता है कि कोई भी पर्सन जिसके द्वारा कोई टैक्स या कोई सम ऑफ मनी, पेनल्टी या इंटरेस्ट पेएबल है अंडर दिस एक्ट, वो असेसी होगा। या कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है अंडर दिस एक्ट, चाहे वो उसकी अपनी टैक्सेबल इनकम के लिए हो या अदर टैक्सेबल इनकम या रिफंड के लिए हो, वो भी असेसी होगा। या कोई भी पर्सन असेसेबल हो कि असेसेबल हो या उसकी इनकम की, उस अपनी या किसी और की इनकम के लिए, जिसे डीम्ड असेसी कहा जाता है फॉर नॉन रेजिडेंस या माइनर के लिए। या कोई भी पर्सन जो टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल था बट फेल हो गया, उसे हम कहते हैं असेसी इन डिफॉल्ट। हमने जनरल रूल अभी डिस्कस किया कि प्रीवियस ईयर की इनकम को टैक्स के लिए असेस किया जाता है इन असेसमेंट ईयर, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिसमें इनकम उसी सेम ईयर में टैक्स होती है जिसमें इनकम अर्न करी होती है, दैट इज प्रीवियस ईयर। तो उसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन 172। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी नॉन रेजिडेंट का शिप कैरी कर रहा है किसी पैसेंजर, लाइफ स्टॉक, मेल, गुड्स और इंडिया के पोर्ट पे पहुंचता है, तो वो जब तक उस पे एप्लीकेबल जो भी टैक्सेस हैं उनको पे नहीं करता, तब तक वो डिपार्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेक्शन 174। इसके अकॉर्डिंग अगर असेसिंग ऑफिसर AO ये बिलीव करता है कि इंडिविजुअल इंडिया को लीव कर रहा है विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, तो उसकी अर्नड करी हुई इनकम करंट ईयर में ही टैक्स करी जाएगी। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 174A। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाए गए थे और उस इवेंट के हैपनिंग के बाद वो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की इनकम सेम ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर में ही टैक्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 175। इसके अकॉर्डिंग अगर असेसिंग ऑफिसर सस्पेक्ट करते हैं कि किसी पर्सन कि वो अपनी इनकम को हाइड करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगा, या तो जो असेसिंग ऑफिसर है, AO है, वो उसको सेम ईयर में ही टैक्स कर सकते हैं। और ये असेसिंग ऑफिसर जो है उनकी डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 176। ये बोलता है कि अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है तो अंटिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस इट मे बी टैक्स्ड इन द करंट ईयर एट AO's डिस्क्रिशन। And last but not the least, we have charge of tax which is given under section 4, जो बोलता है कि हर पर्सन की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे फाइनेंस एक्ट के रेट्स के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। और वहीं सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहले आते हैं हमारे पास सैलरी, सेकंड आते हैं हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी जिसमें रेंट्स इंक्लूड करे जाते हैं, थर्ड है हमारे पास प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन है हमारे पास कैपिटल गेन्स जो भी प्रॉपर्टी या शेयर्स को बेचने पर प्राप्त होते हैं, इसके अलावा अदर सोर्सेज जिसमें इंटरेस्ट, लॉटरी या गिफ्ट्स ये सब इंक्लूड किए जाते हैं। और इनकम टैक्स को कंप्यूट करने की स्टेप्स कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है, फिर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम जो हमने सेक्शन 14 में देखे उनको काउंट करा जाता है, फिर अगर किसी फैमिली की इनकम पे इनकम टैक्स चार्ज करा जा रहा है तो उस फैमिली की इनकम को किस तरीके से क्लब करा जाएगा वो देखा जाता है। देन उसके बाद जो लॉसेस रहते हैं उनको सेट ऑफ करा जाता है, फिर ग्रोस टोटल इनकम जो है निकाली जाती है, फिर उसमें डिडक्शंस करी जाती हैं। अगर सेक्शन 80C टू 80U के में कोई भी जो डिडक्शंस दी गई हैं वो अप्लाई हो रहे हैं तो वो डिडक्शंस करी जाती हैं और फिर टोटल इनकम को असेस करा जाता है फॉर टैक्सेशन के लिए।
और जो भी टैक्स की वैल्यू निकलती है उसको सेक्शन 288A के अकॉर्डिंग जो है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 करके राउंड ऑफ कर लिया जाता है। और वहीं अगर हम टैक्स स्लैब की बात करें तो फाइनेंस एक्ट में जो हर साल टैक्सेस के परसेंटेज रिलीज़ होते हैं वो हर साल फाइनेंस एक्ट में अपडेट होते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इनकम टैक्स जो है वो चार्ज करा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ इनकम और इनकम से जुड़े हुए कुछ प्रोविजंस जिनको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। इफ़ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर easy law lectures. See you in the next class. तब तक के लिए be positive and stay happy.